सब बढ़िया हो, मस्त हो ना, और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ तो भाई प्यारे बच्चे हैं, सारे सारे अच्छे बच्चे हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्यारे बच्चों एक नया और पहला चैप्टर, वास्तविक संख्याएं। जैसा कि आपको बताया गया था प्यारे बच्चों कि आज से यानी कि 15 तारीख से आपका फ्री में डाउटनट की तरफ से एक नया कोर्स शुरू हो रहा है क्लास 10th के लिए। और इसमें आपको भौतिक विज्ञान और गणित और जीव विज्ञान पढ़ाया जाएगा। अभी आपने भौतिक विज्ञान पढ़ा, अब आप गणित पढ़ेंगे और इसके बाद प्यारे बच्चों आप जीव विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है। और आज जो हमारा पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम ये जो कोर्स है बिल्कुल फ्रेश कोर्स है, बिल्कुल नया कोर्स है, ताजगी भरा कोर्स है, और इसको हम शुरुआत से शुरू करेंगे। बिल्कुल हमारा जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसी से ही। ठीक है। तो भाई वास्तविक संख्याओं का आज लेक्चर नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले प्यारे बच्चों देख लेते हैं कि हमारा जो टाइम टेबल है वो क्या है। तो प्यारे बच्चों डाउटनट लाया है कक्षा 10 के लिए फ्री क्लासेस, और वो भी जो कि शुरू हो रही हैं 15 मार्च 2021 से, यानी कि आज से। ठीक है प्यारे बच्चों, आज से आपके लिए 15 मार्च से एक डाउटनट पर नया कोर्स शुरू हो रहा है क्लास 10th के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो। तो इसमें क्या क्या है भाई, आप अपना टाइम टेबल लिख लीजिए। इसमें आपकी जो क्लासेस है, एक तो 6 बजे भौतिक विज्ञान की क्लास होगी, उसके बाद 7 बजे गणित की क्लास होगी। अब ये 7 बज रहे हैं तो गणित की क्लास हो रही है। और इसके बाद आपकी 8 बजे प्यारे बच्चों जीव विज्ञान की क्लास होगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपका टाइम टेबल है, इसे नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब प्यारे बच्चों हम ये देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसमें हम सीखेंगे संख्याओं के प्रकार, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है। दूसरी चीज सीखेंगे परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। और तीसरी चीज सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या जिसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या होती हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है। ये तीनों ही टॉपिक प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सब तैयार हो ना? चलो। तो देखो बच्चों, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है संख्याओं के प्रकार। अब बात यह आती है कि भाई हमारे पास तो इतनी सारी संख्याएं हैं। कई बार हमने 1 2 3 4 5 6 7 भी सुनी है। कई बार हम जो गिनती लिखते हैं तो हमने 0 1 2 3 4 5 ये सारी गिनती भी लिखी है। कई बार हमने -1 -2 -3 0 1 2 3 ये संख्याएं भी लिखी हैं। कई बार हमने कैसी संख्याएं लिखी हैं, 2/3, कई बार 5/3। ठीक है। और कई बार हमने ऐसी भी संख्याएं देखी हैं कि -7/4, -5/8। तो ये सारी संख्याएं कौन सी हैं? तो प्यारे बच्चों हमारे पास विभिन्न तरह की, बहुत सारी तरह की संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया है, संख्याओं को बांट दिया है। तुम ये, तुम ये, तुम वो, इस तरह से हमने पूरा संख्याओं को बांट दिया है। तो मैं आपको एक एक करके हर एक के बारे में बता देता हूं, और साथ के साथ आप नोट भी कर लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों संख्याओं की जानकारी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसमें संख्याओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है। वैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आए भी हो। अभी 9th क्लास में आपने पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा था? संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी आपने सारी संख्याओं के बारे में जाना, और आपने ये भी जाना प्यारे बच्चों, लास्ट में एक टॉपिक आया था वास्तविक संख्याएं। तो जो ये हमारा चैप्टर है प्यारे बच्चों वास्तविक संख्याएं, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, अब ये बात निकल करके आती है। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं में प्यारे बच्चों हमारी जो संख्याएं होती हैं वो दो तरह की संख्याएं आती हैं। एक तो आपकी संख्याएं आती हैं परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं प्यारे बच्चों? परिमेय संख्याएं। ठीक है। और एक आपकी दूसरी संख्याएं आती हैं इसमें अपरिमेय संख्याएं। कौन सी आती हैं प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्याएं। ये अभी मैं बात कर रहा हूँ 9th क्लास की, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्याएं हो गई, ये अपरिमेय संख्याएं हो गई। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो टोटल जितनी भी संख्याएं हमें मिली उनको हम कौन सी संख्याएं कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं।
अब आपको मैं एक एक करके हर एक संख्याओं की जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले बच्चों देखो, जब हमारी ये दुनिया बनी और इंसान आया तो इंसान ने गिनती करना शुरू किया। अब गिनती करने के लिए उसे संख्याएं चाहिए थी। तो संख्याएं उसने कैसे गिनती करी कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से उसने गिनती शुरू कर दी। तो सबसे पहले कौन सी गिनती आई आपके लिए? जैसे मान लो अगर आप कहीं जाते हो प्यारे बच्चों और आपसे ये कहा जाता है जरा ये बताओ कि यहाँ पर आसपास में कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करोगे? 1 से शुरू करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आप गिनते चले जाओगे। यही तरीका है। अगर मैं आपसे ये पूछूं बताओ प्यारे बच्चों आसमान में तारे कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, हम तो बता ही नहीं सकते, रात भर भी बैठकर गिने तो नहीं बता सकते। तो प्यारे बच्चों लेकिन आप गिनती तो शुरू कर सकते हो भाई, 1 2 3 4 5 6, और गिनते 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 चलते चले जाओगे। तो जो आपने गिनती शुरू करी प्यारे बच्चों, वो कहाँ से शुरू करी? 1 से शुरू करी। सबसे पहले आपने 1 से शुरू करी गिनतियां, 1 2 3 4। और ये किसके लिए की? प्रकृति के लिए, नेचर के लिए की। भाई जैसे पेड़ जो है वो भी एक प्राकृतिक संपदा है, ठीक है, नेचर में होता है हमारा। अगर हम तारों की बात कर रहे हैं तो वो भी हमारे नेचर में है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो संख्याएं प्रकृति के लिए यूज की जाती हैं, प्राकृतिक रूप से यूज की जाती है, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो पहली जो हमारी संख्याओं के प्रकार हैं प्यारे बच्चों, वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं एक बार। तो जो शुरू होती हैं प्यारे बच्चों 1 से, 1 आया, 1 के बाद आपका 2 आया, 2 के बाद आपका 3 आया, 3 के बाद आपका 4 आया, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7, और इस तरह से प्यारे बच्चों ये अनगिनत रूप से चलती चली गई, बहुत सारी, पता नहीं कहाँ तक, ठीक है, भगवान ही जानते हैं कि कहाँ तक, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद अब अगर, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि जब संख्याओं की खोज होती गई तो फिर शून्य की खोज हुई, और जब शून्य की खोज हुई तो शून्य को उठा करके इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ रख दिया गया। क्योंकि कई ऐसी संख्याएं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1002 आपको लिखना है, 1002 लिखना है, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? शून्य की जरूरत पड़ेगी। अब वो शून्य का जब आविष्कार हुआ, उसकी जब खोज हुई, तो उस शून्य को इसके साथ में रख दिया गया। ये जो संख्याएं थी ना आपकी, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो इन सभी संख्याओं के साथ में प्यारे बच्चों जीरो को भी जोड़ दिया गया। और जब जीरो को भी इनके साथ में जोड़ दिया गया तो इन संख्याओं को हमने एक अलग नाम दे दिया। इन संख्याओं को हमने क्या करा? एक अलग नाम दे दिया। और जीरो जोड़ने की वजह से ये सारी संख्याएं क्या हो गई? पूरी की पूरी हो गई। ये संख्याएं पूरी हो गई, खाने वाली पूरी नहीं, ठीक है। ये सारी संख्याएं क्या हो गई प्यारे बच्चों? पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, होल। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर, और हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्योंकि ये सारी संख्याएं क्या हो गई? पूरी हो गई, इसीलिए पूर्ण संख्याएं इनको कहा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। जीरो से शुरू होती हैं ये, 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी अनगिनत रूप से चलती जाती हैं। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। फिर इसके बाद क्या बात हुई प्यारे बच्चों कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? नेचुरल नंबर्स। क्यों कहा जाता है नेचुरल नंबर्स? अभी मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया था ना, बताओ। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, भाई प्रकृति में एक तरह से गिनने के लिए काम आती हैं। और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? होल नंबर्स, यानी कि सारी की सारी संख्याएं, पूरी जितनी भी संख्याएं हैं, सारी की सारी संख्याएं, होल नंबर्स। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर की अगर बात की जाती है तो टेम्परेचर आपको माइनस में भी बता दिया जाता है। जब टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है तो बहुत कम कहा जाता है। जैसे अगर मैं शिमला मनाली की बात करूं तो वहाँ पे कई बार प्यारे बच्चों माइनस में भी पहुंच जाता है टेम्परेचर, जहाँ पहाड़ों पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है
तो क्या कह दिया जाता है कि भैया इतनी ठंड हो गई है, बर्फ जम गई है और टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया है। तो कुछ चीजें ऐसी भी थी जिनको बताने के लिए हमें माइनस की संख्याओं का भी प्रयोग करना पड़ा। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारी पूर्ण संख्याएं थी वो तो थी उनके साथ साथ में हमने माइनस की संख्याओं को भी ऐड कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, मिला दिया एक तरह से। और फिर जो हमारे पास पूरी संख्याएं हमें मिली सारी की सारी, उनको हमने एक अलग नाम दे दिया और उनको हमने पूर्णांक कह दिया। ये इसका क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों, देखो जैसे हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी थी, 0, ठीक है, 1 और 2 और 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और इसके बाद ये आपकी चलती जा रही है। इसी तरीके से ये सारी तो कौन सी संख्याएं हो गई, ये सारी तो धनात्मक संख्याएं हो गई। अब इसी के साथ साथ में ऋणात्मक संख्याएं आई। कौन कौन सी भाई, माइनस का 1, माइनस के 2, ठीक है, माइनस का 3, माइनस के 4 और माइनस के 5। ये संख्याएं भी क्या हुई, आगे इधर की तरफ चलती चली गई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास सारी ऋणात्मक संख्याएं 0 और सारी धनात्मक संख्याएं ये हमें मिल गई। तो ये जो हमें एक पूरा सेट मिला संख्याओं का, ठीक है, इसको हमने एक अलग नाम दे दिया और इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक। इनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। और इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर्स। इंग्लिश में क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, इंटीजर्स, ठीक है। और 0 जो है प्यारे बच्चों, 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। 0 उदासीन है एक तरह से, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना उदासीन, तो 0 एक तरह से वही काम करता है, ना धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, ठीक है। तो 0 के जब हम दाईं तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें सारी की सारी कौन सी संख्याएं मिलती हैं, धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। और जब हम 0 के बाईं तरफ चलते हैं तब हमें कौन सी संख्याएं मिलती हैं, सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। कौन सी संख्याएं मिलती हैं प्यारे बच्चों, ऋणात्मक संख्या, जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं। और जब हम राइट साइड में जाते हैं तो सारी हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। 2 बातें और पता चल गई। अब बात यह आती है कि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आई बात। इनको हम कहते हैं बच्चों पूर्णांक। इनको क्या कहते हैं, पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं और अगली जो चीजें हैं उन्हें देखते हैं। चलें आगे बढ़े। तो देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो है वो ये है कि प्यारे बच्चों कक्षा 11 के लिए, अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कक्षा 11 में आए हैं, जैसे बिहार बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं, तो या आपके जो भाई बहन हैं उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है प्यारे बच्चों। जो क्लास 11th में आए हैं उनके लिए डाउटनेट पर कक्षा 11 का एक वीआईपी कोर्स शुरू हो रहा है। और ये कब से शुरू होने वाला है, 18 मार्च 2021 से शुरू होने वाला है। इस कोर्स की क्या क्या खास बातें हैं प्यारे बच्चों, इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो इस कोर्स में आपको प्यारे बच्चों एक तो स्कूल एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए पूरी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। पूरे 1 साल के लिए कोर्स है ये, 18 मार्च से लेकर के अभी इस साल से लेकर के अगले साल 20 अप्रैल 2021 तक के लिए पूरा कोर्स है ये। तो आपको जमकर तैयारी कराई जाएगी प्यारे बच्चों। और इसमें आपको रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब ये प्यारे बच्चों और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, एक दिन में आपकी 3 क्लासेस होंगी, एक दिन में 3 क्लास, और पूरे सप्ताह में यानी कि 7 दिनों में आपकी 6 दिन क्लासेस होंगी, संडे को आपकी छुट्टी रहेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तीसरी बात यह है कि आपको होमवर्क दिया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, जो खुद टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स हैं प्यारे बच्चों वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तीसरी बात यह है कि प्यारे बच्चों आपको स्लाइड्स भी दी जाएंगी, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है ना उसकी स्लाइड्स दी जाएंगी, वीकली आपको मोटिवेट किया जाएगा। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है। और अब बात ये आती है कि ये कोर्स जो है प्यारे बच्चों वो और जो दूसरे कोर्सेज चल रहे हैं उनसे सबसे अच्छा क्यों है, क्या ऐसी खास बात है, तो इसमें प्यारे बच्चों टॉप टीचर्स पढ़ाते हैं जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है स्कूल एग्जाम में अच्छा रिजल्ट देने में, ठीक है। डुअल टीचर मतलब 2 टीचर होंगे, एक टीचर
तो आपको क्लास में पढ़ा रहे होंगे, और जो दूसरे टीचर हैं वो क्या करेंगे, जब आप क्लास देख रहे होंगे तो हो सकता है आपको डाउट आए, तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में डाल दोगे कि सर हमारा ये डाउट है, मुझे ये नहीं समझ में आया। तो जो दूसरे टीचर होंगे वो भी साथ साथ में आपकी क्लास देख रहे होंगे, और वो आपके डाउट्स का, आपके कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात ये है प्यारे बच्चों, 900 से भी ज़्यादा क्लासेस होंगी, मतलब आप खुद सोच सकते हो कि कितनी जमकर आपकी तैयारी पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, गाइडेंस सेशन होंगे, आपको समय समय पर गाइड भी किया जाएगा, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है कि जो आपके टीचर्स हैं, आप अपने टीचर्स से मिल लीजिए जो आपको इस वीआईपी कोर्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, और अब इस कोर्स की जो फीस है प्यारे बच्चों 5,000 रुपये रखी गई है, और ये पूरे 1 साल का कोर्स है, और आपको सारा का सारा सिलेबस जो है, पूरा पाठ्यक्रम जो है आपको पढ़ाया जाएगा, कवर कराया जाएगा, और गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अब बच्चों अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप इसके सामने नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप मिस कॉल देके पूछ सकते हो। ठीक है, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। और अब आपके सामने आएगा प्यारे बच्चों एक पोल, और पोल की हेल्प से आप मुझे बता सकते हो कि आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस वीआईपी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास 11th के लिए, बताइए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका रिस्पॉन्स जो है मेरे पास आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है वो है परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। देखो अभी 9th क्लास की बात चल रही है, अभी तक 9th क्लास की बात चल रही है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी 9th में हम लोग पढ़कर आ चुके हैं, वैसे तो 8th क्लास में भी है। ठीक है, पर छोड़ो इतनी पुरानी बात क्या करनी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो पहले मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सबसे बड़ी पहचान, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, बशर्ते, शर्त क्या है प्यारे बच्चों कि जो आपका Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो आपके पास है 2/3, 4/5, माइनस के 5/6, 9/8, ये सारी संख्याएं कौन सी हैं प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि एक तो ये P/Q के रूप में लिखी हुई है, और दूसरी बात ये है कि जो इनका Q है, अब P क्या है प्यारे बच्चों आपका अंश, और Q क्या है, हर है। ठीक है, तो ये जितनी भी संख्याएं हैं इनका जो हर है वो 0 नहीं है, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 8 है। हर जगह अलग अलग संख्याएं, 0 के अलावा कोई और संख्या है। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि सर 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है या नहीं है, बताओ। तो प्यारे बच्चों 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है। और कैसे है, क्योंकि 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, या इसको हम 0/2 भी लिख सकते हैं, या इसको हम 0/-5 भी लिख सकते हैं। क्योंकि 0 को आप किसी भी संख्या से भाग देते हो तो वो तो 0 ही आ जाता है ना भाई। अगर 0 को आप 1 से भाग दोगे तो भी 0 आएगा, 0 को आप 2 से भाग दोगे तो भी 0 आएगा, 0 को आप -5 से भाग दोगे तो भी 0 ही मिलेगा। तो आपने इसको किस रूप में लिख दिया, P/Q के रूप में लिख दिया। और यहाँ पर आपने ये भी देखा कि जो इनका Q है वो 0 नहीं है, एक जगह 1 है, कहीं 2 है, कहीं -5 है, 0 तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये जो संख्या है प्यारे बच्चों 0, 0, ये आपकी एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये, परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या पता चल गई। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनका आप एक तरह से कह सकते हैं कि रूट बहुत सही फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे √2 का मान वैसे तो क्या लिख दिया जाता है, 1.41,
मतलब जिनका रूट जो होता है ना, जब जिन जिन संख्याओं का हम वर्गमूल लेते हैं तो वो एक पूर्ण संख्या नहीं आए। अगर जैसे 4 का वर्गमूल लेते हैं तो 4 का वर्गमूल सबको पता है 2 आ जाता है। 9 का वर्गमूल लेते हो तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। लेकिन 2 का तो वर्गमूल नहीं आता। 2 का तो वर्गमूल क्या आता है, 1.412। यही यही तो आता है, 1.414, ऐसी तो कुछ आता है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए जो वर्गमूल 2 है वो आपकी परिमेय संख्या है या नहीं है? नहीं है। वर्गमूल 2 आपकी परिमेय संख्या नहीं है। वर्गमूल 2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, जो पाई होता है, पाई, बहुत बच्चों को इस पर कंफ्यूजन रहता है। प्यारे बच्चों, ये जो पाई होता है, पाई भी कैसी संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब कुछ बच्चे मेरे से लड़ने के लिए तैयार होंगे बिल्कुल कि सर कैसी बात कर रहे हो, पाई का मान तो 22/7 होता है और ये तो किस रूप में हो गया, p/q के रूप में हो गया। यहाँ पर q भी 0 नहीं है, तो फिर ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। आपने कैसे कह दिया कि ये अपरिमेय संख्या है? प्यारे बच्चों, पाई का मान अभी तक निकाला ही नहीं जा चुका है। मतलब पाई का मान अभी तक एग्जैक्ट नहीं बताया गया है। समझ रहे हो मेरी बात? पाई का जो मान है ना, वो अभी तक बताया नहीं गया है एग्जैक्ट कि कितना है। पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जो लगभग मान है, वो हम मान लेते हैं कि पाई बराबर क्या हम ले लेते हैं, 3.14। लेकिन जो पाई का मान है प्यारे बच्चों, ये इसके बाद भी चलता जाता है। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर के द्वारा भी, जो हमारे एक गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी, उन्होंने इसका मान निकाल दिया था दशमलव के 4 अंकों तक, बिल्कुल सही सही। लेकिन पाई का मान प्यारे बच्चों और भी आगे तक चलता जाता है। सुपर कंप्यूटर से भी इसका मान निकाला गया है। तो पाई का मान जो है ट्रिलियंस है ना, दशमलव के बाद ट्रिलियंस में भी आया है। ट्रिलियन समझ रहे हो, बहुत बड़े अंकों तक, बहुत आगे तक निकाला गया है, तब भी पूरा नहीं निकाला गया है प्यारे बच्चों। और आपको बता दूं, कल पाई डे था। ठीक है, 14 मार्च थी, कल पाई डे भी था। खैर वो एक अलग बात है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पाई का मान हम लेते हैं 3.14, ये तो हम लगभग मान ले लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, क्योंकि ये 3.14 और आगे तक भी चलता जाता है। गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए आसानी रहे, इसलिए हम 3.14 ले लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है। और पाई का जो मान हम 22/7 लेते हैं, उसके पीछे भी यही कहानी है। 22/7 भी हम इसलिए लेते हैं ताकि गणना करना आसान रहे। ठीक है, और गणना करना आसान रहे, कैलकुलेशन इजी रहे, इसलिए हम पाई का मान 22/7 ले लेते हैं। सही मान पाई का 22/7 नहीं होता। ठीक है, तो इस बात को आज नोट कर लेना, अपना बिल्कुल गांठ बांध लेना कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, जबकि जो 22/7 है वो एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि भाई इसको तो p/q के रूप में लिखी हुई है और यहाँ पर q जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इतनी बात सबको समझ में आ गई ना? आगे चले। जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों को मिला देते हैं, तब जाके हमें कौन सी संख्याएं मिलती हैं? वास्तविक संख्याएं मिलती हैं। ये 9th क्लास का पार्ट है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। वो सारी संख्याएं प्यारे बच्चों जो खुद से और किसी और संख्या से भी भाज्य हो जाती है, भाग चली जाती है पूरी पूरी, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। जैसे 4 है, 6 है, 15 है, 9 है, 255 है। ये संख्याएं और भी बहुत सारी ऐसी संख्याएं प्यारे बच्चों, ये सारी वो संख्याएं हैं जो खुद से भी भाग होती हैं, एक से भी भाग होती हैं और साथ ही साथ किसी और संख्या से भी भाग हो जाती है। जैसे अगर 4 की ही बात करूं तो 4 एक से भी भाग चली जाएगी, पूरा पूरा 2 से भी चला जाएगा और 4 खुद से 4 से तो भाग हो ही जाएगा। तो इसलिए 4 कैसी संख्या हुई? एक भाज्य संख्या हुई। और भाज्य संख्या को हम कहते हैं इंग्लिश में कॉम्पोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कॉम्पोजिट नंबर्स। इसको लिखते चलना, हाथ के हाथ नोट करते चलना, जरूरत पड़ेगी। कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो सारी संख्याएं जो
क्या या तो खुद से या केवल एक से भाग हो सकती हैं, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल दूं मैं, तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, ठीक है, 13 हुआ, ठीक है, 17 हुआ, 19 हुआ, और ये भी चलती जाती हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, दो जो है प्यारे बच्चों, दो या तो एक के पहाड़े में आता है या खुद अपने पहाड़े दो में ही आता है। या तो ये एक के पहाड़े में आता है और या फिर ये दो के पहाड़े में आता है, इसके अलावा तो किसी के पहाड़े में नहीं आता। 3 जो है उसकी भी यही कहानी है, या तो ये एक के पहाड़े में आता है और या फिर ये 3 के पहाड़े में आता है। मतलब ये बहुत अड़ियल प्रवृत्ति की संख्याएं होती हैं, बहुत ही ढीठ प्रवृत्ति की संख्याएं होती हैं। ये या तो एक से भाग होती हैं या खुद से भाग होती हैं, इसीलिए इनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है भाई? हिंदी में तो इन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभी जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों इन संख्याओं की। इंग्लिश में इनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं और हिंदी में इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। हिंदी में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। जैसे अमेज़न का वो ले लेते हो ना, प्राइम, ठीक है, तो ये वो नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। प्राइम नंबर्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। नोट कर लिया इसको? तो फिर आगे चलें, बताओ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं आगे और अब देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि अगर हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं तो एचसीएफ क्या होता है? म सा मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है, और ल सा का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। तो दोनों ही चीजें अलग अलग हैं भाई। जैसे अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक तो 4 है और एक 6 है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई 4 और 6 का एक तो एचसीएफ बता दो और एक एलसीएम बता दो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4 का और 6 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। और 4 को आप क्या लिख सकते हो भाई? 4 को आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों 2 गुणा 2। 6 को आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? 2 गुणा 3, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 होता है। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन आ सकता है। एचसीएफ क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन आ सकता है, उभयनिष्ठ आ सकता है। तो वो तो क्या है? 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, इससे ज्यादा तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि अगला तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, वहां पे 3 हो जाएगा, वो तो कॉमन नहीं आ सकता। तो प्यारे बच्चों, केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो दोनों में ज्यादा से ज्यादा उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा किसका किसका? 4 और 6 का, वो कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। और जो एलसीएम होगा वो कैसे निकाला जाता है? दोनों में पहले आप ये देखो कि कॉमन क्या है, पहले तो कॉमन लिख दो, फिर जो बच गया वो भी लिख दो। तो कॉमन तो क्या है प्यारे बच्चों? 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 तो आपका आ गया कॉमन। अब जो बच गया वो लिख देते हैं। तो बचा क्या है? यहाँ पर तो 2 बचा है, तो वो लिख दिया। यहाँ पर क्या बचा है? 3, तो वो लिख दिया। और इनकी कर दी गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आया सबको ये चीज? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिस पर सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है कि यूक्लिड जो थे एक ग्रीक गणितज्ञ थे, बहुत महान गणितज्ञ थे। इन्होंने अपनी एक प्रमेय दी थी जो कि विभाजन से संबंधित थी। जो किससे संबंधित थी प्यारे बच्चों? विभाजन से, डिवीजन से। इसीलिए हम इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी कहते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, प्रमेयिका को इंग्लिश में बोला जाता है लेमा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यूक्लिड ने एक डिवीजन के लिए, भाग के लिए अपनी प्रमेय बताई थी और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, बता दिया है धनात्मक पूर्णांक,
सबसे पहले संख्याओं की जानकारी दी गई थी इसीलिए। तो अगर मान लो कि ए और बी क्या है, कोई दो आपके पास धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, और इन दोनों धनात्मक संख्याओं का अगर आपसे क्या पूछा जाता है कि भाई इन दोनों धनात्मक संख्याओं के लिए कोई और दो धनात्मक पूर्णांक हैं, एक q है और एक r है, तो q और r के लिए हम a और b को कैसे लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इन्होंने तो इतनी बात कह के खत्म कर दिया। अब इन्होंने ये बता दिया कि a यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, a यहाँ पर आपका यहाँ पर है भाज्य, a यहाँ पर क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, ठीक है, q क्या है आपका, भागफल है, q आपका भागफल है, और ये जो r है वो आपका क्या है प्यारे बच्चों, शेषफल है, ठीक है, ये बताया इन्होंने। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई हमारे पास दो पूर्णांक हैं, एक 4 है और एक 9 है, तो इस 4 और 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इनमें संबंध कैसे लिख सकता हूँ, भाग करके। तो मैंने क्या किया, 4 से 9 को भाग दिया, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी कितना आ गया, 8 आ गया। अब जब 9 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1। तो इसको हम विभाजन प्रमेय के अनुसार कैसे लिखते हैं भाई, बताओ जरा, इसको हम विभाजन प्रमेय के अनुसार कैसे लिखते हैं कि भाई 9 हमारा यहाँ पर क्या होता है, भाज्य होता है, ठीक है, 4 से हमने भाग दिया है तो वो हमारा क्या है, भाजक है, और 2 हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा भागफल है, जितनी बार में हमने पहाड़ा पढ़ा वो, और 1 हमारा बच गया तो ये हमारा शेषफल है। ऐसे ही तो हम कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 4 की गुणा कर दी हमने 2 से, क्योंकि भाज्य की गुणा होती है किससे, भाजक में, और आर क्या होता है उसमें, शेषफल जुड़ जाता है भाई, जो भाजक होता है उसमें भागफल से गुणा होती है, ठीक है। तो 4 की गुणा हुई 2 में और इसमें हमने शेषफल को जोड़ दिया, यानी 1 को जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। तो आपने किसी धनात्मक पूर्णांक 9 और 4 के लिए कोई जो दूसरे धनात्मक पूर्णांक थे 2 और 1, उनको आपने कितनी आसानी से लिख दिया। समझ में आई बात प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यूक्लिड जी ने ये बात भी बताई थी कि जो ये आर होता है, जो आपका शेषफल होता है प्यारे बच्चों, इसके लिए उन्होंने एक लिमिट भी बताई थी कि आर का जो मान होगा ना वो हमेशा बी से छोटा होगा, यानी कि शेषफल जो होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, क्योंकि अगर शेषफल बड़ा हो जाएगा ना तो फिर भाजक से पहाड़ा और एक बार या 2 बार या 3 बार, जितनी बार भी हो सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए भाजक से हमेशा शेषफल क्या होगा, कम होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। भाई शेषफल या तो 0 आ सकता है, अगर मान लो 8 को भाग दिया जाता 4 से तो कितना आता, 4 दूनी 8 आ जाता, 8 में से 8 चला जाता, शेषफल 0 आ जाता, शेषफल कितना आ जाता, 0। लेकिन अभी क्या है प्यारे बच्चों, अभी शेषफल 0 नहीं है, जब हमने 9 को भाग दिया है, तो ये शर्त हो गई आर की, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रमेयिका हमें यूक्लिड जी ने बताई थी, बहुत महान गणितज्ञ थे, तो इसलिए इस प्रमेयिका को नाम दे दिया गया, उनको सम्मान देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए, ठीक है। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों, इससे आपसे ये पूछा जाता है कि HCF कैसे निकाला जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो ये जो यूक्लिड जी ने हमें प्रमेयिका बताई है प्यारे बच्चों, इसको हम बार बार यूज करते हैं, बार बार लगाते हैं, कई सारे चरण बना करके। तो उससे क्या मिलता है हमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हमें क्या मिलती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना बहुत है। और अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे सवाल और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये हम लोग कल पढ़ेंगे।
ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और जाने से पहले दो तीन ज़रूरी बातें हैं प्यारे बच्चों कि आज हमने क्या सीखा है, तो वो देख लेते हैं। आज हमने सीखा है संख्याओं के प्रकार, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या क्या होती है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। अब प्यारे बच्चों आज का होमवर्क लिख लो। कोशिश करना, अगर आपने पहले पढ़ रखा हो कभी तो कोशिश करके देखना, अगर कर सको इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो हम लोग कल करेंगे ही फिर इस चीज़ को। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली कक्षा में भी हम लोग ये जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से ही। तो 2 बातें, जाने से पहले कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, और आज की क्लास कैसी लगी मुझे ये ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।